हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? मजे में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से इस ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ कुछ रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं और इन्हें बनाना बेहद आसान। आइए देखते हैं आज मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा, वो भी बिना यीस्ट के। बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी बिना यीस्ट पिज़्ज़ा बताएं। मैंने 1 कप मैदा लिया है जिसमें आधा चम्मच डाला है बेकिंग सोडा, आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच डालेंगे हम नमक। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छन्नी से छान लेंगे। मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और पिसी हुई चीनी और नमक। अब हमने उसको एक बर्तन में ले लिया है और 2 चम्मच डालेंगे हम ऑयल। यहाँ पर आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और 1/3 कप लेंगे दही। अब सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें और हमें एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो पानी यहाँ पर 2 से 3 चम्मच का यूज़ होगा। आप पहले देखिए 2 चम्मच डाल करके फिर कितनी ज़रूरत है तो आप उसके हिसाब से डालें। एक बार की ज़्यादा पानी ना डालें। और इस तरीके से स्टिकी सा डो है, इसे 2-4 मिनट के लिए ऐसे रगड़ेंगे तो धीरे धीरे वो एकदम सॉफ्ट होता जाता है आटा। अगर ज़्यादा हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं और फिर उसे मसल लेंगे, यानी आटे में चिपचिपापन नहीं रहे, एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। तो इस तरीके का डो तैयार करना है। थोड़ा सा तेल लगा लें, हाथों पे चिपक रहा है फिर उसे मल लें और इस तरीके से पंच करते करते आप देखेंगे कि 2-3 मिनट में आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और इसी तरीके का डो हमें चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट है और स्टिकी नहीं है। अब हमें जिस बेकिंग ट्रे का हम यूज़ करने वाले हैं तो सबसे पहले हम उसे ग्रीस कर लेंगे। तो मैं इस ट्रे में बनाऊंगी तो मैंने इसमें ऑयल डाल करके अच्छे से फैला दिया है। इस पिज़्ज़ा को आप कढ़ाई पे भी बना सकते हैं और माइक्रोवेव पे भी बना सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा लिया है मक्के का आटा और जो डो तैयार किया हमने उसको बीच में रख करके मक्के के आटे के ऊपर और इस तरीके से हल्के हाथों से फ्लैट करते जाएंगे। अब रोलिंग पिन से इसको रोल करना है। तो ये देखिए मैं इसको बराबर से एक जैसा पूरा गोल बेल रही हूँ, चपाती जैसा। जितना भी डो है उसका बड़ा सा कर लेंगे और जो साइज़ बनाना है हमको वो इतना कि जिस ट्रे में हम यूज़ करने वाले हैं उसे थोड़ा एक्स्ट्रा रहे, क्योंकि हमें साइड में या तो फोल्ड करते हैं या उसको मोटी मोटी ऐसी लेयर जैसी दबाते हैं। अब मैंने इसको ट्रे में फैला दिया है। ट्रे में फैलाने के बाद इस तरीके से उसको साइड्स में ऐसे चिपका देते हैं या आप उंगली से ऐसे दबा दो, या जो ऊपर की ओर ट्रे देख रहे हैं हल्की सी मुड़ी हुई सी है, आप इस तरीके से भी लास्ट वाला जो है ना उसको ऐसे मोड़ सकते हैं। तो अच्छे से ट्रे में पूरा चिपक भी जाना चाहिए और साइड्स पूरी। और अब हम फोक की हेल्प से बीच बीच में इस तरीके से ब्रिक्स बना लेंगे, जिससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो फूलेगा नहीं, क्योंकि नीचे से यदि बटर है या फिर ऑयल है और हमने ये बेस लगाया है तो बेक करते समय ये फूलेगा नहीं। अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इस टाइम पे यदि आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को प्रीहीट करने रख दें। हम बनाएंगे इस पिज़्ज़ा को माइक्रोवेव में, तो मैंने माइक्रोवेव प्रीहीट करने के लिए रखा और साथ में ये तैयारी करी है जिसमें कि टमाटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न निकाल के रखे हैं और बटर लिया है, चीज़ लिया है। मोज़रेला चीज़ नहीं है मेरे पास तो मैं ये क्यूब्स और लेयर वाली चीज़ यूज़ करूँगी। अब 10 मिनट के बाद इस कपड़े को हटा लेंगे और यहाँ पर इसकी टॉपिंग करेंगे। तो मैंने बटर स्प्रेड किया है पूरे बेस में, अच्छे से पूरा फैला करके अच्छे से प्रॉपर इवनली स्प्रेड करेंगे बटर। ये देखिए पूरे में बटर अच्छे से लग गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो मैंने ये मार्केट की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। पूरे बेस में अच्छे से फैला लेंगे। ठीक इसी तरीके की टॉपिंग करते हैं, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि यदि आप इसे कढ़ाई पे बना रहे हैं तो आप कढ़ाई 10 मिनट पहले गर्म करने रखेंगे। तो कढ़ाई पे एक स्टैंड रख लो, जैसे गोल गोल कोई स्टैंड रखा जाता है, उसके ऊपर आप ये ट्रे रख दो और कढ़ाई को ऊपर से ढक दो
और फिर आप उसे मीडियम यानी धीमी आंच में बेक कर सकते हैं। मैं इसको माइक्रोवेव में करूँगी। तो अब मैंने चीज़ को, लेयर वाली चीज़ पहले पूरी दूर 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 करके फैला दी है। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। तो स्लाइस इस तरीके से मैंने लंबे लंबे काटे हैं। आप गोल भी काट सकते हैं, तो पसंद के हिसाब से सब्जियां कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा सी सब्जियों का यूज़ करना चाहा, इसीलिए पास पास रखा है। और शिमला मिर्च खास इसीलिए मंगवाई थी। और स्वीट कॉर्न जो कि मैं स्टोर करके रखती हूँ, उन्हें मैंने पानी से धो के साफ़ कर लिया है। तो वो थोड़े से आइस जो उसकी निकल जाती है तो नॉर्मल हो जाते हैं। और दूर दूर यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न भी डाल दिए हैं। मोज़रेला चीज़ होती है तो फिर तो मतलब पिज़्ज़ा के टेस्ट की बात ही अलग होती है, लेकिन चूँकि नहीं है, मैंने बताया था साथ, तो मैं ये क्यूब्स यूज़ करूँगी। तो नीचे तो मैंने लेयर वाली चीज़ लगाई है और ऊपर में अब मैं सब्जियों के ऊपर ये क्यूब्स को ग्रेट करके डाल रही हूँ। अगर मोज़रेला चीज़ है आपके पास तो आप वही डालिएगा। नीचे बेस में भी पूरे में फैलाइएगा और ऊपर भी थोड़ा सा डालना है। तो अब इस तरीके से 2 क्यूब्स मैंने पूरी की पूरी यूज़ कर लिए हैं और पूरे बेस में इस तरीके से फैला दिया। और ऊपर से डाला है इटालियन सीजनिंग, स्प्रिंकल कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल किया है। तो ये तो मसाले आप अपनी पसंद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप चिली फ्लैक्स भी डाल सकते हैं, जो चाहें डालें। और ये तैयार हो गया है बेस हमारा बेक करने के लिए। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कढ़ाई पे रखना है, तो आप इस समय इसको जब प्री हीट हो जाए कढ़ाई तो रखेंगे। मैंने माइक्रोवेव प्री हीट किया है और 200 डिग्री पे 15 मिनट के लिए मैंने इसको बेक करने के लिए रखा है। और माइक्रोवेव में 15 मिनट में बन जाएगा। और कढ़ाई में टाइम लगता है, कम से कम 25 मिनट तो लगेगा ही, 25 से 30 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन आंच धीमी रखना आप। और जिस तरीके से मैंने कढ़ाई में और पहले चीज़ें बताई हैं बेक करने का, ठीक उसी तरीके से करना है। और अब मैं बना रही हूँ शरबत। रूह अफ़ज़ा तो नहीं है, ये मालाज़ का है, रोज़ फ्लेवर, जो कि हमारी फैमिली में सभी को बहुत पसंद है। इसमें रोज़ पेटल्स भी हैं वो, और बहुत ही अच्छी सी मतलब इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। तो मैंने शरबत निकाला है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं है हमारे घर, मैंने पहले ही बताया है। तो फिर पिज़्ज़ा के साथ मैंने बच्चों की पसंद के लिए शरबत बना के रखा है। और यहाँ पर 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बेक हो गया है 200 डिग्री में। और मैं पिज़्ज़ा एक बार चेक कर रही हूँ क्योंकि मैंने सेट किया था टाइम 15 मिनट का। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एकदम अच्छे से बेक हो चुका है, तो मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। ये नो यीस्ट है, विदाउट यीस्ट। बस फ़र्क इतना है कि मैंने इसको अभी माइक्रोवेव में रखा है, आप कढ़ाई पे भी रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये निकल भी जाता है क्योंकि नीचे जब हमने इसमें, और बस अब पिज़्ज़ा तैयार है तो मैं उसको प्लेटिंग कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ जब होती है और जब स्ट्रेच होती है चीज़ तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। वो चीज़ नॉर्मल चीज़ क्यूब्स में या लेयर चीज़ यूज़ करने पे नहीं होता है। और आज जो पिज़्ज़ा बना है ये विदाउट यीस्ट है। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले पिज़्ज़ा बनाया था, वो यीस्ट वाला पिज़्ज़ा था। ज़्यादातर अगर ब्रेड बनाओ, पाव बनाओ, कुछ भी बेक करो, ज़्यादातर अगर आपने यीस्ट डाल दी हमने, तो ज़्यादातर व्यूअर्स का कहना होता है बिना यीस्ट का बताएं। और अगर आप मुझे जितना देखती होंगी बनाने खिलाने के बाद, तो मैं जो सच बोलती हूँ, जो बेस है, जो यीस्ट वाला बेस है, उसका टेस्ट अलग होता है। और जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वाला बेस बनता है, उसका टेस्ट अलग होता है। तो यीस्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और वो चीज़ बनानी ही है हमें, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर यीस्ट है तो मैं यीस्ट ही डालना चाहूँगी, भले वो चीज़ हम 6 महीने में एक बार बनाएं चाहे 4 महीने में एक बार बनाएं, वो टेस्ट नहीं होता। जैसे कि आज के पिज़्ज़ा में टॉपिंग बहुत अच्छी हुई क्योंकि आज लेयर वाली चीज़ भी डाली थी, वेजिटेबल्स भी हैं, लेकिन बेस में लास्ट टाइम टेस्ट ज़्यादा अच्छा था। और अब एक ख़ास रिक्वेस्ट थी कि रसगुल्ला बनाएं। रसगुल्ले के लिए गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। हमारे घर डेली दूध आता है, भैंस का दूध आता है, और अच्छा भी रहता है भैंस का गाढ़ा। लेकिन फिर भी चूंकि रसगुल्ला बनाना था तो मैं उस दूध का यूज़ नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि गाय का दूध मंगाऊं, तो मैं दूध वाले भैया को रोज़ बोल रही थी, और काफ़ी दिनों से जब से वो रिक्वेस्ट है रसगुल्ला कब बनाएंगी रसगुल्ला तो मैं उनसे बोल रही थी गाय का दूध ला दीजिए। तो फाइनली ये गाय का दूध आया है, जो कि देखने से ही शक्ल से लग रहा है मुझे कि बिल्कुल बेकार है, पानी जैसा है। एक तो इस समय लॉकडाउन है, हम कहीं जा नहीं सकते चीज़ें लेने जहाँ अच्छी मिल रही हैं, और जो घर में मिल गया वही बहुत है। तो मैंने दूध उबाला है और 2 चम्मच नींबू लिया है। तो 2 चम्मच आप पानी लेंगे, जितना भी आप लेते हैं नींबू उतना ही पानी लें। यदि आप विनेगर यूज़ करते हैं तो इक्वली पानी डालें, जैसा कि मैंने पनीर में दिखाया था उस दिन। तो आज मैं नींबू डाल रही हूँ।
दूध को बॉईल करने के बीच बीच में चम्मच से हिलाते जाएं ताकि उसमें मलाई नहीं जमे। अब मैंने इंडक्शन बंद किया था क्योंकि दूध बॉईल हो चुका है और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ये लेमन वाटर पानी डाल रही हूँ, लेमन मिक्स वाला पानी डाल रही हूँ और इसको हिलाते जाएंगे और बस धीरे धीरे आप देखेंगे कि पनीर तैयार हो रहा है। और अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने पनीर बनाई थी, देखा था आपने 2 किलो दूध का कितना सारा पनीर निकला था। वो भैंस का दूध था और कितनी मतलब मस्त था वो उसका जो पनीर था। यहाँ तो पनीर ढूंढने में भी नज़र नहीं आ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया और मैं देख रही हूँ यहाँ तो पनीर ही नहीं बना। मतलब टोटल पानी है इसमें, 2 चम्मच पनीर निकला है। सोचो 1 लीटर दूध है ये और बॉईल करने के बाद ये जो मैंने बनाया है, इतना भी पतला नहीं होता गाय का दूध जो कि ये है। आप समझ सकते हैं लॉकडाउन टाइम घर में जो मिले वही बहुत है। तो अब मैंने ये छन्नी रखी है क्योंकि चलो मुझे सैंपल दिखाना था कि ऐसा बनता है, मैं आगे फिर बनाऊंगी तब ज़्यादा सा बनाऊंगी। अब इसके ऊपर मैंने छन्नी रखी है और छन्नी के ऊपर वो कपड़ा रखा है जिसमें मैं पनीर छानती हूँ और जितना भी निकला है बचा कुचा पनीर वो पूरा निकल आएगा। तो मुझको तो लग रहा है 2-3 चम्मच ही निकला है, मतलब उसको पकड़ने में भी मुझे अजीब लग रहा है। एक मन तो हुआ अभी कि मैं नहीं दिखाती वीडियो में, फिर मैं सोचती हूँ चलो फिर वो रसगुल्ला कहेंगी। तो यहाँ पर ये देखो पूरा निकाल लो पानी। तो इस पानी को आप आटा गूंथ सकते हो, कढ़ी में डाल सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो, उसे साइड में रख लेंगे। अब मैंने पनीर के ऊपर साफ़ पानी डाला है, नीचे बर्तन भी साफ़ मतलब खाली है कटोरा और पानी भरा हुआ है, उसमें ऐसे मिक्स कर लेंगे उसको। तो यानी कि जो इसमें नींबू हमने यूज़ किया है उसका खट्टापन पूरा हमें हटाना है। तो मैंने ऐसे कुछ मिनट ऐसे रखा, उसके बाद इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। और अब इस पनीर को किसी भी बर्तन में ऐसे रख करके उसके ऊपर और वज़न वाला बर्तन रख देंगे, जिससे क्या होगा जो पानी है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वो पूरा निकल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी रखा था, उस दिन चकला रखा था क्योंकि वो ज़्यादा था, यहाँ तो इतना ज़रा सा है 2 चम्मच, तो मैंने ऐसे रख दिया है और ये इतना पनीर निकला है। तो है ना 4 चम्मच अभी भी मुझे लग रहा था रहने दो मत बनाओ रसगुल्ले, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनका नसीब आज लिखा है इस पनीर का तो बनाते ही हैं। तो इसको रगड़ते हैं प्लेट में ऐसे हथेली में, जो ये मोटा हिस्सा होता है अंगूठे के नीचे वाला, वहाँ से ऐसे हल्के हाथों इसको रगड़ेंगे। तो क्या होगा जो दाने भी होंगे ना पनीर में तो वो एकदम चिकना हो जाए। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, चिकना नहीं करते हैं, तो जो रसगुल्ले बनते हैं वो फटे फटे से बनेंगे और दाने दानेदार जैसा रहेगा। तो ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आप ऐसे चेक करो हथेली में लेके, तो गोल गोल करने से एकदम अच्छा चिकना गोल बॉल बन रही है, क्रैक्स नहीं हो। और अब मैंने इसमें डालना है बाइंडिंग के लिए, तो मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। तो एक छोटी चम्मच से लिया है बिल्कुल। अब उसको ना 1 चम्मच कह सकते हैं ना आधी चम्मच छिड़कना है ज़रा सा क्योंकि पनीर देख के मुझे लग रहा है इसमें क्या मैं मतलब क्वांटिटी कैसे बताऊँ ना, तो वो चीज़ है। तो आज ये एक बन रहे हैं सैंपल दिखाने के लिए और अगली बार बनाऊंगी मैं अच्छा ज़्यादा पनीर वाला। तो जो कॉर्नफ्लोर है डाल के उसको मिक्स कर दिया मैंने पूरा अच्छे से और कढ़ाई में आधा कप मैंने चीनी डाली है और आधा कप चीनी के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर 4 कटोरी पानी डाल दिया है। क्योंकि यहाँ पर ये भी लग रहा है गिनती की तो बनेंगी वो 4-6, अब कितना करूँ। अगर जैसे कम से कम 1 कप तो रहे पनीर, 1 कप पनीर के हिसाब से हर चीज़ की क्वांटिटी समझ में आती है कि ठीक है आप 1 कप चीनी डाल। और अब जब तक पानी में उबाल आ रही है, क्योंकि पानी हमें खौलाना है और जो चीनी है उसे हमें घोलना है। हमें गुलाब जामुन जैसी चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन चीनी घुल जाए और पानी में उबाल आने लग जाए। तब तक मैंने ये बॉल्स बना लिए हैं और यहाँ पर ये बॉल्स मैंने छोटे छोटे करके जैसे तैसे 9 बन गए हैं, 9 बॉल्स तैयार हो गए हैं। और अब एक एक बॉल को मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बनाते समय लग रहा था बहुत छोटे भी ना हो और बहुत बड़े तो बनने वाले नहीं है। तो इस तरीके से एक एक करके रुक रुक के डालेंगे। तो हमने सारे 9 बॉल्स थे वो डाल दिए हैं और पानी यहाँ पर उबाल आ रही है। आँच को मैंने यहाँ पर अभी देखिए 900 में रखा है इंडक्शन में, तो यानी उबाल आ रही है। गैस की आँच के हिसाब से आप मतलब मीडियम मतलब धीमी नहीं करिएगा, तेज़ रखिएगा, ताकि वो अभी कुछ मिनट के लिए जब उबलता है ना पानी तो वो ऊपर की ओर आते हैं पूरे के पूरे रसगुल्ले, फूलते हैं धीरे धीरे, उनका साइज़ बड़ा होने लग जाता है। तो करीब 6-7 मिनट पहले इस तरीके से उबलने देंगे, इसको ढक देंगे। ढकने से ये देखिए भाप में खूब अच्छे से वो फूल रहा है और दिख रहा है यहाँ पर ये लिड है, ये ग्लास दिखाई देता है। देखिए इनके साइज़ भी बड़े हो रहे हैं और सारे के सारे रसगुल्ले हमारे गोल गोल चिकने हैं, फटे नहीं हैं। गाय के दूध के बने हुए छेने में यही खास होती है। आप थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालें
2-3 चम्मच डालना है पानी आपको। तो गर्म पानी अलग बर्तन में मैंने गर्म करके रखा गैस में, और थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से डाल दिया है। कभी भी ठंडा पानी नहीं डालें, क्योंकि उबलते समय आपको लग रहा है पानी कम है, चाशनी कम है, तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालिएगा। और बीच बीच में चम्मच से पानी डालने से ये देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं रसगुल्ले हमारे। एक भी रसगुल्ला क्रैक नहीं हुआ है। और यहाँ पर अब मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला है। यहाँ पर आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, या फिर केसर की कुछ पत्तियाँ डाल सकते हैं, वो अपनी पसंद के अनुसार है। इलायची रखी तो मैंने डाला। इसे ढक करके अब 5-10 मिनट रख देंगे, ताकि वो और अच्छे से हमारे फूल जाएंगे, नॉर्मल हो जाए थोड़ा। और अब मैं इसको दूसरे बर्तन में पलट दूंगी, क्योंकि जब ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रखना चाहूँगी, और रात में हम लोग खाने के बाद खाएंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे ठंडे फिर ये रसगुल्ले अच्छे लगेंगे। तो ये देखो रसगुल्ले तैयार हो गए हैं, और साइज़ भी आप देख रहे हो बेचारे जैसे तैसे बन गए हैं मीडियम साइज़ में, और बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो मैं इसे ढक करके फ्रिज में रख दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर ये सारी की सारी क्लीनिंग कर ले रही हूँ, और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो रात में खाने में यूज़ करेंगे। तो आज का दिन इसी तरीके से रहा। बीच बीच में घर के काम तो रहते ही हैं, वो बताने और कहने की कोई बात ही नहीं है। कि कल सब्जियां आई थी तो मैंने प्याज मंगाई है ज़्यादा सी, आलू मंगवाया है, तभी शिमला मिर्च आई थी, और इस तरीके से कुछ घर के सामान भी आए हैं। तो बहुत आज का दिन भारी था, मतलब सब्जियां ठीक करना रखना सब। और अब शाम के समय बना रही हूँ मैंगो शेक। तो मैंने ये मैंगो पल्प निकाला है और ग्राइंडर जार में डाला है, और यहाँ पर चीनी डाली है, थोड़ी सी दूध डाला है, और इन सबको डाल करके ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंगो शेक तैयार हो गया है। थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल दिए, थोड़ा सा ठंडा सा लगने लगे, क्योंकि थोड़ा हल्का ठंडा तो रहे, मैंगो शेक अच्छा लगता है। तो इन तीनों का मैंगो शेक बना के दिया है। मैं तो शाम को चाय लेती हूँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी है, तो चाय के बाद मैं ठंडा नहीं लेना चाहती हूँ, तो इन लोग को मैंने बना के दिया है। और उसके बाद अब जैसे कि ये होता है, सब्जियां जब आ जाती हैं, कल जैसे तोरई आई थी सब्जी में, भिंडी आई थी, और आलू प्याज, जो कि जैसा कि मैंने बताया, और हरी सब्जियां हमने कुछ मंगवाई नहीं है। अदरक, नींबू, प्याज, हरी मिर्ची, आलू, इस तरह की चीज़ें मंगाई हैं, टमाटर, जो कि मैंने पहले ही बताया था। और दोपहर का सब बर्तन साफ़ किया। दूध आया है शाम को, जैसा कि आता है, भैंस का दूध आता है घर में, तो मैंने पैकेट को पहले साफ़ किया है। एक तो आजकल कोई भी चीज़ें आए तो उनकी साफ़ सफाई में बड़ा तामझाम करना पड़ता है, तब जाके वो काम शुरू होता है। और भिंडी धुल करके, सारी सब्जियां नमक के पानी में धुली हैं और सूख गई है पानी, तब मैंने भिंडी काटी है, हरी मिर्ची और प्याज काटी है, और अब मैं इसको छौंकूंगी। तो मैंने कढ़ाई रखी है लोहे वाली, और इसमें सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में मैं ज़्यादातर सब्जियां बनाती हूँ। तेल जैसे ही गर्म हो गया है तो अजवाइन डाला है, क्योंकि भिंडी, खासकर भिंडी में अजवाइन में तड़का लगाती हूँ। और अजवाइन तड़का लगने के बाद प्याज कटी हुई डाली है, और हरी मिर्ची। आज प्याज आ गई तो प्याज में हाथ शुरू हो गया नहीं। और हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची डाल करके इसको ऐसे 1-2 मिनट भून लेंगे। और इसके बाद थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, आधा चम्मच करीब। ज़्यादा पीली पीली से नहीं बनाती हूँ मैं भिंडी, ज़्यादातर सूखी सब्जियों में मैं कम ही हल्दी डालती हूँ। तेल में थोड़ी सी भी डालो तो कलर देती है अच्छा सा। और अब मैंने भिंडी डाल दिया है। भिंडी मैंने टेढ़ी सी काटी, हल्की सी साइड से, इससे ना चिपचिपापन नहीं होता है भिंडी में। ये बात मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इस तरीके से कट करने से भिंडी में चिपचिपापन नहीं रहता। भिंडी डाल करके मिक्स कर दिया है, तो तेल की अच्छे से पूरे में कोटिंग हो गई है। प्याज हल्की हल्की सी फ्राई हो गई है, थोड़ी और भी फ्राई हो रही है। और यहाँ पर आँच को मैंने धीमा कर लिया है, और इसे ढक दिया है। ढक करके कुछ मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी पक रही है, और आटे की थाली निकाली है मैंने, और ये सब निकाल करके तैयारी कर रही हूँ। मतलब रात में मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि पराठे हमारे घर में भिंडी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर टिफ़िन के लिए कभी भिंडी बनाती हूँ सुबह के समय में, तो मैं ज़्यादातर रोटियां सेकती हूँ, हस्बैंड के लिए चाहे बच्चों के लिए। लेकिन जब घर में सब लोग खा रहे होते हैं, तब मैं ज़्यादातर पराठे सेकती हूँ, खासकर भिंडी के लिए, क्योंकि तोरई और लौकी इनके साथ तो रोटी चल जाती है, पर भिंडी में मेरे बच्चों को पसंद है। तो अब जब तक आटा लगा लिया है मैंने, और यहाँ पर ये देखो भिंडी भी मैंने फिर से एक बार हिला दिया है, और भाप में अभी कुछ मिनट रखा था, तो जल्दी से सब्जी पक जाती है। अब मैंने डाला है नमक स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर। और गरम मसाला मैं भिंडी में नहीं डालती हूँ, मैं डालती हूँ मूंगफली का पाउडर। तो रोस्टेड मूंगफली जो होती हैं, पीनट्स, उनको भून करके हल्का सा दरदरा सा पाउडर बना के रखती हूँ मैं।
जो कि मैं कभी भी सूखी चटनी के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो ये मैं करीब 3 चम्मच, छोटे चम्मच है ना, इसलिए 2-3 चम्मच डाल दूँगी ताकि पूरे में टेस्ट अच्छा सा आए। तो मूंगफली का जो पाउडर है, इससे थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है और बहुत सारी सूखी सब्जियों में डलता है महाराष्ट्र में, तो कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। और ख़ासकर अभी जब गरम गरम भिंडी खानी है तो एकदम फ्राई फ्राई भिंडी रहती है ये, और मीडियम आंच में हैवी कढ़ाई पे आप भिंडी पकाओ तो एकदम फ्राई फ्राई रहती है। पानी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, यानी कि धुलते के बाद वाला भी नहीं, और नमक इसीलिए हमेशा लास्ट में डालते हैं जिससे चिपचिपापन नहीं आए। सब्जी तैयार हो गई है तो मैंने इस बोल में डाल करके साइड में रख देंगे और कढ़ाई हटा दूंगी मैं धुलने के लिए। तो बस ये हमारी फ्राई भिंडी तैयार हो गई है। इसे ढक दूंगी मैं और अब मैं पराठे सेकूंगी। तो दूध जो मैंने उबालने रखा था वहाँ पर दूध भी उबाल आ गई है, तो गैस बंद करके और दूध में जो जाली ढकती हूँ मैं वो जाली रख देती हूँ। दूध अक्सर किसी व्यूअर ने बोला कि दूध कैसे उबालती हैं, तो मतलब ऐसे ही मैं धीमा करके, और अब जब सबके खाने का समय होता है तब होता है कि चलो रोटी पराठे जो भी बनाने हैं तो उसी समय बनाओ और उसी समय सबको खिलाओ, फिर चौका बर्तन हो जाए समेट जाओ, क्योंकि जब गरम खाना है तो गरम ही बनाएं, पहले से बना के क्यों रखूं। तो मैं यही करती हूँ कि रात के समय में जब सब लोग खा रहे होते हैं, और इन दिनों तो लॉकडाउन है तो रोज़ ही सुबह भी घर में रहना है, शाम में भी रहना है। कल हस्बैंड की ड्यूटी थी, आज नहीं है, तो इस तरीके से चलता रहता है। बीच बीच में जाते हैं ड्यूटी, बीच में छुट्टी रहती है। तो मैं पराठे सेक रही हूँ। पराठे मैं बिल्कुल रोटी के जैसा ही बेलती हूँ, गोल लेना है, बॉल लेना है, ना मैं बीच में परथन लगाती हूँ ना कुछ, और बस ऐसे पतला पतला जैसे रोटी बेलती हूँ ठीक वैसे ही। बस जब तवे पे हटा करके मैं गैस पे रखती हूँ रोटी, और फ़र्क इतना है कि इसमें दोनों साइड में घी लगा करके सेकती हूँ, तो ये बन जाते हैं मेरे हिसाब से पराठे। मतलब मैं परत वर्त नहीं लगाती हूँ, पतले बेलती हूँ पराठे जो कि हल्के रहते हैं खाने में और नरम रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं इस तरीके से प्लेन गोल पराठे बना के, जैसे घर में खाना है रेगुलर, तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ। बस बनते चले जाते हैं एक के बाद एक, यही है, बॉल्स बना के रखती हूँ मैं, और उसके बाद जैसे रोटियों में होता है थोड़ा सा पराठे में टाइम लगता है, क्योंकि हम उसको दोनों साइड से सेक रहे होते हैं, खरट रहे हैं, कभी दबा रहे हैं, आँच को मीडियम करना है, कभी तेज़ करना है, इस तरीके से करते हुए पराठे बनते चले जाते हैं। और पराठे बन चुके हैं तो मैं यहाँ पर रोटी, ये जो बर्तन है थाली आटे की, वो हटा दे रही हूँ, और सारे के सारे पराठे मैंने जाली में रखे हैं, जैसे मैं रोटी रखती हूँ जाली में, ताकि वो नीचे की रोटी या पराठा कुछ भी ऐसा गीला नहीं हो, नीचे पूरी भाप निकल जाती है ना जाली के ऊपर रखने से। और ये पराठे हमारे सिक चुके हैं। और इसके लिए पूछते हैं बहुत से व्यूवर्स, स्टील का स्पैचुला ये कहाँ से लिया रोटी पराठे वाला। ये ना स्टील के बर्तन की दुकान में मिलता है। और अब पराठे तैयार हो गए हैं तो मैंने कैसरोल में कपड़ा लगाया है, क्योंकि जो घी रहता है ना पराठे का वो उसमें लग ना जाए, और उसके ऊपर प्लेट रखी है ताकि मतलब कपड़े पे ना चिपके, और पराठे रख करके ढक दिया है। तो सब्जी पराठा तैयार है, रात के खाने में यही है, भिंडी की सब्जी पराठा, और दूध बॉईल किया हुआ रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने काउंटर टॉप क्लीन करना है, और जो मैंने अभी बर्तन निकाले हैं वो शुरू हो जाए धोना पराठे वाले। मतलब कुछ करो चाहे ना करो, कुछ भी काम करो, 4 बर्तन ऐसे सिंक में आ जाते हैं बिना बुलाए और उन्हें फिर साफ करके रखो, और जब ये पानी झड़ जाए तो इनको हटाओ। मतलब ये काम ख़त्म ही नहीं होता है, ये वाला बास्केट वाला। और मैंने प्लेट बाउल निकाली हैं, तो अब मैं निकाल रही हूँ फ्रिज से रसगुल्ला, जो कि मैंने दोपहर में रख दिया था बना करके, तो अब ठंडे भी हो गए हैं। और ये हैं हमारे गिनती के रसगुल्ले एक एक्स्ट्रा बना है कि अगर कोई आए तो कम से कम टेस्ट कर सके, लेकिन वही है, इस समय लॉकडाउन है तो कोई आता भी नहीं है झांकने। और ये तैयार है रसगुल्ले, बहुत ही बढ़िया बने हैं, मतलब मानना पड़ेगा। कई बार होता है ना जब कोई चीज़ थोड़ी सी बनती है तो वो बहुत टेस्टी बनती है, शायद ऐसा ही कुछ। तो मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। और जब मैंने फर्स्ट बाइट खाया था ना इसको, रसगुल्ले को, तो मज़ा आ गया था। इतना चिकनापन है, मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। गाय के दूध का जो छेना बनता है, रसगुल्ला बनता है, उसका टेस्ट अलग होता है। और भैंस के दूध से भी बन जाएगा, पनीर तो बनती है तो फिर रसगुल्ला भी बन जाएगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। बहुत बढ़िया बने हैं रसगुल्ले। और जो इसमें इलायची का फ्लेवर आ रहा है वो मुझे बहुत पसंद आया, और एकदम हल्की मीठी है, जो इसका शीरा है वो पीने में अच्छा लग रहा है। ज़्यादा मीठा हो जाता है तो फिर रसगुल्ले तो खा लेते हैं पर पानी नहीं पिया जाता ना उसका, और ये हल्का मीठा वाला है तो पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है। उसका जो पानी हल्का मीठा वाला, इलायची का ज़बरदस्त फ्लेवर है, क्योंकि गिनती के 4-6 बने थे और आधा चम्मच इलायची पाउडर था, तो मस्त फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही बढ़िया बने। जब कोई चीज़ थोड़ी सी बनती है तब वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा बने और शायद इस टेस्ट को मिस करें, लेकिन नहीं, करूँगी मैं ज़रूर
मेरे दिमाग में बस क्या है कि मुझे फिर से बनाना है, क्योंकि आज मज़ा नहीं आया। मतलब इतने से बने कि वो मज़ा नहीं है, दोबारा खाने को नहीं मिल सकता और देखने में भी मज़ा नहीं आया। इतने से 4-6 बने हैं और लॉकडाउन तो अभी और लंबे समय तक चलने के चांस हैं, इसलिए दूध पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर पैकेट वाला भी दूध ना ज़्यादा मिलता नहीं है भुसावल में, डेयरी से लेते थे हम लोग। काफ़ी साल से तो डेयरी से ही ले रहे थे, अभी ये भैया आने लगे हैं बिल्डिंग में तो ले लेते हैं हम इनसे। तो पहले हम लोग डेयरी से ही लेते थे, तो वहीं डेयरी में ही पता करवाऊंगी गाय का दूध। किसी दिन अगर उस साइड गए तो लेंगे, फिर बनाऊंगी मैं। और भिंडी फ्राई पराठा कॉम्बिनेशन हमारे। मेरी बेटी शुभी को गर्मा गर्म पराठे पसंद है। मतलब अगर बना के रख लो तो कैसरोल में वो नरम हो जाते हैं, और अगर उसको तवे से उतार के पराठे खिलाओ तो उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कह रही है जब आप भिंडी बनाया करें ना, तब आप गरम वाला पराठा खिलाया करें। तो बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।